नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। कल्पना कीजिए, बर्फीली सफेद चादर से ढकी एक वीरान जमीन, जहां सूरज की रोशनी भी ठंड से कांपती है। ये अंटार्कटिका का सबसे गहरा कोना है, जहां इंसान के कदम मुश्किल से ही पड़े हैं। लेकिन आज यहाँ कुछ ऐसा खोजा गया है जो इतिहास की किताबों में कहीं दर्ज नहीं, कुछ ऐसा जो हजारों सालों से इस बर्फ में दफन था। वैज्ञानिक की एक टीम एक गहरी बर्फीली गुफा के अंदर खुदाई कर रही थी, और तभी उन्हें दिखा कुछ अजीब, कुछ रहस्यमयी। बर्फ के भीतर कैद एक आकृति, कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान। लेकिन कैसे कोई हजारों साल पहले का इंसान इस हाल में अब जिंदा कैसे दिख सकता है? ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये विज्ञान और इंसानियत के बीच एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। क्या ये इंसान फिर से जागेगा? अगर जागा तो क्या वो हमें समझ पाएगा, या फिर क्या विज्ञान ने एक चमत्कार किया है या एक भयावह गलती? आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगा, डरा देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हजारों साल सोया रहा, और जब जागा तो दुनिया बदल चुकी थी। अंटार्कटिका में कुछ मजदूर एक बर्फीली गुफा के अंदर गहरी खुदाई कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें बर्फ में कुछ फंसा हुआ मिलता है, तो वे उसे बाहर निकालने के लिए एक बड़ा टुकड़ा काटते हैं, और फिर एक हेलीकॉप्टर उसे लैब तक ले जाता है। वैज्ञानिक तुरंत खुदाई कंपनी को एक फैक्स भेजते हैं, जिसमें बताते हैं कि ये एक बेहद अहम पुरातत्विक खोज है और खुदाई रोकने की सख्त दरख्वास्त करते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि अंदर क्या है। इसके अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ की भी मांग करते हैं। कुछ समय बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टेनली लैब पहुंचता है। वो एक डॉक्टर है जो आर्कटिक से भलीभांति परिचित है, क्योंकि वह एस्किमोस के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करते आए हैं। स्टेनली की डॉक्टर डायन और अन्य वैज्ञानिक से मुलाकात होती है, जो मानते हैं कि उन्हें कोई प्रागैतिहासिक जीव मिला है। 1998 में रूसियों को एक ऐसा ही कुछ मिला था जिसकी कोशिकाएं अभी भी जीवित थीं। इसलिए उन्हें अपनी इस खोज को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। फिर समूह बर्फ के ब्लॉक को सावधानी से परत दर परत काटने के लिए लेजर का उपयोग करता है, ताकि उस जीव को कोई नुकसान न पहुंचे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब बर्फ के अंदर से कोई जानवर नहीं बल्कि एक निएंडरथल मानव निकलता है। स्टेनली उसके रूप का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह एक शिकारी है जो लगभग 20 से 40 हजार साल पहले जीवित था। वह उसे और करीब से देखना चाहता है, लेकिन डायन समझाती है कि उनका मकसद इस गुफा मानव को टुकड़े करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शोध केंद्रों में भेजना है। इसके बाद वैज्ञानिक गुफा मानव को पिघलाते हैं, उसके कपड़े और औजार उतारते हैं और ऊतक के नमूने लेना शुरू करते हैं। वे उसे बाईपास देते हैं और इलेक्ट्रोड की मदद से उसके दिमाग की निगरानी करते हैं। टेस्ट से पता चलता है कि उसकी कोशिकाएं और अंग बिल्कुल सही स्थिति में हैं। डायन यह सिद्धांत देती है कि प्राचीन मनुष्यों के पास क्रायोप्रोटेक्टेंट्स थे, जो विशेष कोशिकाएं हैं जो क्रिस्टलीकरण को रोकती हैं। जब टेस्ट जारी रहते हैं तो वैज्ञानिक अचानक से आती हुई हल्की मस्तिष्क गतिविधि को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे उस आदमी को पुनर्जीवित करने का फैसला करते हैं, इसलिए वे उसे इंटुबेट करते हैं और डिफिब्रिलेटर से झटके देते हैं, जब तक कि उन्हें एक मजबूत दिल की धड़कन महसूस नहीं होती। जैसे ही गुफा मानव स्थिर हो जाता है, वे उसकी नली हटा देते हैं और वो जागने लगता है। वह अपनी स्थिति, आवाजों और मास्क पहने चेहरों को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत घबराकर पैनिक करने लगता है। स्टेनली अपना मास्क हटाता है, और जैसे ही गुफा मानव को एक इंसान का चेहरा दिखता है, वह शांत हो जाता है, जिससे बाकी लोग उसे एक इंजेक्शन से फिर से सोने पर मजबूर कर पाते हैं। इसके बाद समूह गुफा मानव के भविष्य पर चर्चा करता है और पहले ही नोबेल पुरस्कार की उम्मीदें पाले हुए होते हैं। आर्कटिक टीम एक क्रायो प्रोटेक्टेंट विकसित करने की कोशिश कर रही है, ताकि वे कैंसर मरीजों को फ्रीज कर सके, और जब मानवता इसके लिए इलाज ढूंढे तो उन्हें फिर से जिंदा कर सके। लेकिन अब जब उनके पास ये है, तो उन्हें लगता है कि वे इंसानों को अमर बनाने के लिए उन्हें फ्रीज करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। स्टेनली को यह आइडिया पसंद नहीं आता, और वह कहता है कि इंसान को हमेशा के लिए जीने का हक नहीं है, और दुनिया पहले ही अति जनसंख्या से जूझ रही है। लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वैज्ञानिक का मानना है कि फिलहाल मीडिया को इस बारे में न बताया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते
कि उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया जाए। फिर स्टेनली कहता है कि पहले इस गुफा मानव को उसके प्राकृतिक माहौल में अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे हमें प्राचीन समय के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। बहुत मनाने के बाद वह टीम को मनाने में सफल हो जाता है और उसे 2 हफ्ते का समय मिलता है ताकि वह अपना रिसर्च कर सके। जल्दी ही एक खास जैविक प्रयोगशाला तैयार कर दी जाती है और उसमें उसे रखा जाता है। जब वह उठता है तो उसे चारों ओर का माहौल फेमिलियर लगता है और वह अपनी पुरानी आदतें दोहराने लगता है। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए जामुन का रस पीता है और एक पक्षी को उसके घोंसले से अंडे चुराने के लिए भगा देता है। शाम को वह पत्थरों की मदद से आग जलाता है और अपना खाना पकाता है। सुबह होते ही वह झरने के नीचे अपना शरीर धोता है, फिर खुद से बनाए गए भाले के साथ शिकार पर निकलता है। वह कुछ आवाजें करता है जो जंगली सुअर का ध्यान खींच लेती हैं और सुअर उसे हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन आखिरी सेकंड में वह उसे चकमा देकर बच जाता है और सुअर पत्थरों के बीच फंस जाता है, जिससे वह उसे मार डालता है। बाद में जब वह मछली पकड़ने जाता है तो गलती से उसे एक नली मिल जाती है और वह उसका सिर तोड़ देता है। अचंभित होकर उस धातु को देखता है। बहुत देर तक सूंघने और चाटने के बाद वह नली का पीछा करने लगता है। उसे जमीन से बाहर खींचते हुए एक धातु के दरवाजे तक पहुंचता है। वह उसे झकझोरता है जब तक वह खुल नहीं जाता और तभी वैज्ञानिक दौड़ते हुए दूसरे दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वह अंदर न आ सके। लैब के जीव चीखने लगते हैं जबकि वैज्ञानिक उसे डराने के लिए जोर जोर से शोर मचाते हैं। गुस्से में वह झरने को चढ़ता है और उस मशीन को खोजता है जो उसे चलाती है। वो चिल्लाने लगता है। जैसे ही वह मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है और दीवार पर मारता है, तभी एक वैज्ञानिक विवेरियम में आता है और उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से शूट कर देता है। फिर उन्हें उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन रूम ले जाना होता है, जहां वे वही सैंपल्स लेंगे जैसे उन्होंने पहले प्लान किया था। स्टेनली कहता है कि उसके 2 हफ्ते अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन डायन कहती है कि वो जैसी चीजें हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर ले। शाम को स्टेनली डायन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें अलग अलग जनजातियां लपटों पर कदम रखते हुए नृत्य करती हैं, लेकिन डायन कहती है कि ये तो बस एक नर्व ब्लॉक है। स्टेनली ये बताता है कि ये सिर्फ दर्द की कमी को समझाता है, न कि त्वचा पर न होने की वजह। फिर वो वीडियो को आगे बढ़ाता है और एक सीन दिखता है जहां एक आदिवासी आदमी अपने दोस्त के चेहरे में सुई घुसा रहा है क्योंकि खून नहीं निकलता। सोचता है कि शायद वो कोई ऐसा रासायनिक तत्व बना रहे हैं जो उनकी त्वचा को बचाता है। वो अंदाजा लगाता है कि शायद प्राचीन इंसान भी ऐसा ही कुछ बनाता था और डायन को यकीन दिलाता है कि वो और गहरे अध्ययन के लिए उसे और समय दे। जैसे ही उसे विवेरियम में वापस लाया जाता है, स्टेनली भी बिना किसी हथियार या चीज के उसके अंदर प्रवेश करता है ताकि उसे डर न लगे। शक के मारे वह हर जगह दौड़ते हुए, गरजते हुए और चिल्लाते हुए छिपने के लिए जगह ढूंढता है। स्टेनली डर के बावजूद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है जब तक दोनों आमने सामने नहीं आते। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद गुफा मानव उस पर कूदता है और उसे एक पत्थर से मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी ऊपर से एक वैज्ञानिक की आवाज उसे विचलित कर देती है। क्योंकि स्टेनली अपनी रक्षा करने की कोशिश नहीं करता, वह अपना पत्थर गिरा देता है। फिर वह स्टेनली को करीब से देखता है और उसकी शरीर की बनावट को अपनी बनावट से कितना अलग पाता है। वह आदमी अपनी उंगलियां वो स्टेनली के मुंह में डालता है, उसके कपड़े खींचता है और ये जानने के लिए उसकी जांघों को दबाता है कि क्या वह कुछ जरूरी हिस्सों से वंचित नहीं है। स्टेनली दर्द में चीखता है और पीछे हट जाता है। फिर खुद को के नाम से परिचित कराता है, जिसे चार्ली में बदल देता है। इसके बदले स्टेनली उसे अपना नाम बोलना सिखाता है और चार्ली को हंसी भी आती है। स्टेनली उसके सीने पर लगे दाग देखता है और उनसे पूछता है। चार्ली उन्हें बेतहा कहता है और ऊपर की तरफ इशारा करता है। दागों का आकार और इशारा देखकर स्टेनली को लगता है कि इसका मतलब पक्षी हो सकता है। चार्ली स्टेनली का क्रॉस नेकलेस चुरा लेता है और उसे काटकर कुछ शब्द दोहराता है और हाथों से इशारे करता है, लेकिन स्टेनली समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगले दिन भाषाविद मेबल आती है और स्टेनली उसे अपने और गुफा मानव के बीच की बातचीत का रिकॉर्ड दिखाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से समझने के लिए और ज्यादा जानकारी चाहिए।
फिर स्टेनली चार्ली के साथ समय बिताना शुरू करता है और उसकी भाषा के कई शब्द सीखता है, जैसे पत्थर, मेंढक और हड्डी। चार्ली उसे अपना खाना भी देता है। बदले में स्टेनली उसे अंग्रेजी के आसान शब्द सिखाता है। डायन सब कुछ कैमरों के जरिए देख रही होती है और चार्ली के विशाल शब्द भंडार को देखकर बहुत प्रभावित होती है। एक रात जब वे आग के पास बैठते हैं, स्टेनली एक गाना गाने लगता है। चार्ली को यह पसंद आता है और वह उसे गाते रहने के लिए उत्साहित करता है। अपने खाने की हड्डियों से खेलते हुए चार्ली खुशी खुशी गाने के लिए कुछ आवाजें करता है। कुछ समय बाद वैज्ञानिक चार्ली को फिर से सोने के लिए भेज देते हैं ताकि वे और नमूने ले सकें और एक नया प्रयोग शुरू कर सकें। उसे एक खास कमरे में रखा जाता है जिसमें बहुत ठंडा तापमान होता है। उम्मीद है कि इससे क्रायोप्रोटेक्टेंट्स एक्टिव हो जाएंगे और वैज्ञानिक के लिए इन्हें निकालना आसान हो जाएगा। स्टेनली लगातार विरोध करता है, कहता है कि वे चार्ली को मार डालेंगे और उसे किसी प्रयोगशाला के चूहे जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। चार्ली की धड़कन धीरे धीरे कम होने लगती है और वैज्ञानिक के पास उसे बाहर निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। बाद में चार्ली गुस्से में स्टेनली पर चिल्लाता है क्योंकि उसे सारे प्रयोग और नई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अचानक वह कूदता है और स्टेनली पर हमला करने का नाटक करता है, अपनी भाले को जमीन पर मारते हुए फिर अपने सीने को छूता है। वो स्टेनली से मदद मांगता है ताकि वह अपनी जान ले सके, लेकिन स्टेनली उसे मदद देने से मना कर देता है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद वह कमरे से बाहर चला जाता है। बाद में अकेले में स्टेनली डायन से मदद मांगता है। सारे अध्ययन धीरे धीरे चार्ली को दूर कर रहे हैं और वह उनसे संपर्क खोता जा रहा है। स्टेनली चाहता है कि डायन उसके साथ विवेरियम जाए। शायद एक महिला की मौजूदगी से उसे शांति मिले। जब वे विवेरियम में दाखिल होते हैं, चार्ली के हाथ जख्मी होते हैं और वो अपनी निशानियों से जमीन पर चिड़िया की आकृति बना रहा होता है। डायन बहुत नर्वस है और डर जाती है। जब चार्ली तुरंत उसके पास आता है, एक बेहतर नजदीक से देखने और थोड़ी सी सूंघाई करने के बाद वह डायन को अपना खाना देता है और वह इसे खा लेती है ताकि उसे बुरा न लगे। हालांकि वह कीड़ों से बना होता है। फिर चार्ली बार बार उसे छूने लगता है, पहले तो दोस्ताना अंदाज में, लेकिन फिर वह उसके प्राइवेट हिस्से को देखने की कोशिश करता है। स्टेनली तुरंत उसे रोकता है और दोनों मर्द आपस में चिल्लाने लगते हैं। तब स्टेनली को चार्ली को दूर भगाने के लिए मेरा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे चार्ली पीछे हट जाता है। फिर चार्ली अपनी गुफा से कुछ चीजें लाकर उन्हें डायन को बदले में देने की कोशिश करता है, तो स्टेनली को उसे मना करना पड़ता है। डायन को देखकर चार्ली उदास हो जाता है और वही शब्द बार बार दोहराता है। जब मेबल इसे समझने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि चार्ली का महिला शब्द मिल गया है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझ पाते। स्टेनली और डायन चार्ली से इन शब्दों का मतलब समझाने के लिए कहते हैं और चार्ली जमीन पर कुछ चित्र बनाता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास कभी एक पत्नी और बच्चे थे। वो दौड़ते हुए उन शब्दों को दोहराने लगता है और डायन को समझ में आता है कि वो अपने परिवार के बारे में पूछ रहा है। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर फैसिलिटी के ऊपर आ जाता है क्योंकि छत कांच की बनी है। चार्ली उसे देखता है और घबराकर चिल्लाने लगता है। वो चट्टानों पर चढ़ने लगता है और बेतहा यानी पक्षी अपने शब्दों को बार बार दोहराता है। वैज्ञानिक तुरंत हेलीकॉप्टर को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चार्ली शांत नहीं होता। वो चोटी तक चढ़कर छत की ओर चिल्लाते हुए बेतहा कहता रहता है। कुछ समय बाद एक एस्किमो जनजाति से मिलता है और वो शब्द साझा करता है जो उसने चार्ली से सुने थे, जिसे समूह पहचान लेता है। जल्दी से लैब वापस लौटता है और चार्ली को अपनी खोज बताता है। बेतहा का मतलब है सेडना, एक विशाल पक्षी की कथा जो भगवान का संदेश वाहक होता है और लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक ले जाता है। वे अनुमान लगाते हैं कि चार्ली की जनजाति तब समाप्त हो गई जब चुंबकीय ध्रुव पलट गया और उस क्षेत्र के सभी जानवर मर गए। चार्ली को शायद ये ऐसा महसूस हुआ कि ये भगवान की सजा है और उसने एक ख्वाब सा रास्ता अपनाया, यानी वो बाहर गया ताकि उस पक्षी को ढूंढ सके और जानवरों की वापसी के बदले खुद को बलि चढ़ा सके। अब चार्ली को लगता है कि हेलीकॉप्टर ही सेडना है, तो उसे शांत करना अब नामुमकिन है। 34 घंटे बाद चार्ली ने अपनी सारी कपड़े, औजार और वो सब चीजें पहनी हैं जो स्टेनली ने पिछले कुछ दिनों में उसे दी थीं।
वो अब अपने शरीर को रंगने के लिए पिसी हुई जामुन का इस्तेमाल करता है। चार्ली कभी नहीं रुकता, लगातार चिल्लाता रहता है, जाहिर तौर पर अपने भगवान के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब भी स्टैनली उसके पास आता है, चार्ली छुप जाता है, उसे नजरअंदाज करता है और बात करने से इनकार कर देता है। एक दोपहर चार्ली सीढ़ियां चढ़ता है और स्टैनली को कई बार देख चुका होता है। उसे यकीन होता है कि अब उसे बटन दबाना है। वो लैब में चुपके से घुसता है, ध्यान से कदम रखता है ताकि वैज्ञानिक उसे न देख ले। जैसे ही वो खाली गलियारे में पहुंचता है, उसे एक आईने में अपनी ही परछाई दिखती है और वो अपना ही चेहरा देखकर डर जाता है। सोचता है कि दूसरा आदमी उसे चुनौती दे रहा है। चार्ली अपनी भाले से शीशा तोड़ देता है। फिर उसे स्पीकर से आवाज सुनाई देती है और वह डर के मारे गलियारे में दौड़ने लगता है, जब तक वह उस कमरे तक नहीं पहुंचता जहां सारे लैब के जानवर हैं। जैसे ही वह पक्षी को देखता है और गरजता है तो चार्ली जल्दी से आगे बढ़ता है। जैसे ही वह अगला गलियारा लेने की कोशिश करता है, वह कांच के दरवाजे से टकरा जाता है। फिर वह जल्दी से फिर से कोशिश करता है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जिससे उसे दूसरे कमरे में घुसने का रास्ता मिल जाता है। वो पल था जब उसे अचानक एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो डर के मारे एक कॉपी मशीन के पीछे छिप जाता है। लेकिन चार्ली गलती से मशीन चालू कर देता है और फिर से डर के मारे भाग जाता है। फिर लिफ्ट की अचानक आवाज से वो फिर से चौंक जाता है और एक लैब में घुसता है, जहां वो एक शीशी गिरा देता है और उसका हाथ हल्का जल जाता है। उसी वक्त वैज्ञानिक लाइट्स बंद कर देते हैं, जिससे चार्ली और भी घबराकर इधर उधर भागने लगता है। वो फर्नीचर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार फिसलकर सारा सामान तोड़ देता है। एक वैज्ञानिक शोर सुनकर अंदर आता है और लाइट्स फिर से जला देता है। चार्ली फिर से चौंकता है और तुरंत हमला करता है। अपने भाले से उस आदमी को मार डालता है। फिर चार्ली फिर से दौड़ने लगता है। जब अचानक उसे अलार्म की आवाज सुनाई देती है तो वह बेकाबू हो जाता है। वह एक रैंडम दरवाजे से होकर एक सुरंग में पहुंचता है, जो जितनी गहरी जाती है उतनी ही ठंडी होती जाती है। जब उसे फायर एग्जिट मिलती है तो वह बिना देर किए उसमें से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वह हेलीकॉप्टर को देखता है और उसे दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश करता है। तब पायलट उसे स्की से मारकर बेहोश कर देता है। अंत में वैज्ञानिक आते हैं और चार्ली को बचाकर वापस अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक्सरे देखते हैं, जो ये पुष्टि करते हैं कि चार्ली की हड्डियों या सिर में कोई चोट नहीं है। वैज्ञानिक स्टैनली से बेहद गुस्से में हैं और उनका मानना है कि स्टैनली के रिसर्च की वजह से उनके साथी की मौत हुई है। वो घोषणा करते हैं कि अब प्रयोग खत्म हो और चार्ली को दूसरी जगह भेजा जाएगा। स्टैनली समझाने की कोशिश करता है कि अगर चार्ली को पिंजरे में रखा गया तो वो मर जाएगा, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। हार मानने को तैयार नहीं, वो चुपके से दरवाजे पर खड़े गार्ड से एक डील करता है। जल्द ही स्टैनली एक विवेरियम में ढेर सारी फर लेकर आता है। जैसे ही चार्ली को ठंड से सुरक्षित किया जाता है, स्टैनली उसे एक सैर पर ले जाता है। वैज्ञानिक को महसूस होता है कि वे दोनों गायब हैं और उनका पीछा करते हुए बर्फ में उनके पदचिह्नों को ढूंढने लगते हैं। जैसे जैसे ये जोड़ी आगे बढ़ती है, बर्फ की सेल्फ गिरने लगती है और अचानक जमीन में गहरी दरार खुल जाती है, जिससे स्टैनली और चार्ली अलग हो जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर आखिरकार उन्हें ढूंढता है तो चार्ली खुशी से चिल्लाता है, बेतहा कहता है और फिर कूद पड़ता है। वो चॉपर की स्की पर पकड़ बनाए रखता है और उड़ान के दौरान खुशी खुशी चिल्लाता है। एक पायलट उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो चार्ली छोड़ देता है और गिरते हुए कुछ मील तक उड़ता है, एक अच्छे मूड में रहते हुए, जब तक कि वो अपनी मौत से नहीं मिलता।